हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 7वीं के विषय हिंदी का एक पेपर सॉल्व करेंगे। ये बच्चों एक सैंपल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हैं आप। इस तरीके के पेपर आप लोगों की तैयारी को मजबूत करते हैं। तो बच्चों, ये जो पेपर है ये आप वार्षिक परीक्षा कह लीजिए या फिर सत्रांत परीक्षा कह लीजिए, मतलब कि सेशन एंडिंग एग्जाम का एक यह पेपर है। देखते हैं इसमें किस तरीके के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, क्या कुछ गद्यांश है। कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि समय बताया गया 2.5 घंटे होगा, कुल अंक 60 होंगे। यह प्रश्न पत्र 4 खंड में विभाजित है। खंड क अपठित अवबोध, खंड ख व्याकरण, खंड ग हिंदी साहित्य और खंड घ रचनात्मक कार्य। तो इस तरीके से ये पेपर जो है अलग अलग खंडों में विभाजित है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा गया है कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और प्रश्नों को जो उत्तर जो लिखेंगे आप क्रम अनुसार लिखेंगे। उत्तर लिखने से पहले आप जो है प्रश्नों को अच्छे से पढ़ ले, ताकि ऐसा ना हो कि आप प्रश्न पढ़े ही नहीं और उत्तर लिखना शुरू कर दे, बाद में पता चले कि आपका उत्तर गलत हो गया। तो आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले खंड क दिया गया है, देखते हैं क्या कुछ लिखा गया इसमें। यहाँ लिखा है अपठित अवबोध, 10 अंक का प्रश्न है ये। प्रश्न 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है जी, 5 अंक का यह एक प्रश्न है। यहाँ दिया गया है कि सफलता चाहने वाले मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यह देखना है कि उसकी रुचि किन कार्यों की ओर अधिक है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो सबसे पहले उसे ये देखना है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, क्योंकि यदि हम कोई भी काम ऐसे ही करने लग जाए जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारी रुचि नहीं है, तो हम उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे, जो है लेखक यह बता रहा है। यह बात गलत है कि कोई भी मनुष्य हर काम कर सकता है। बिल्कुल सही बात। यह बात गलत है, हर कोई व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एक समय पर एक ही काम मन लगाकर कर सकते हैं। हाँ, आप दूसरा काम जो है उसको आप जो है मनमाने ढंग से कर सकते हैं, लेकिन दूसरे काम में सफल होने के जो चांस है वो कम हो जाएंगे। ये यहाँ पर ये समझाया गया कि यह बात गलत है कि हर आदमी हर कोई काम कर सकता है। लॉर्ड वेस्टरफील्ड स्वाभाविक प्रवृत्तियों के काम को अनावश्यक समझते हैं और केवल परिश्रम को ही सफलता का आधार मानते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम दिया गया है जो है लॉर्ड वेस्टरफील्ड। उनका कहना है कि सफलता जो है वो परिश्रम से ही प्राप्त होती है। इसी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपने बेटे स्टेनहोप को, जो सुस्त, ढीला ढाला और असावधान था, सत्पुरुष बनाने का प्रयास किया। वर्ष भर परिश्रम करने के बाद भी लड़का ज्यों का त्यों रहा, जीवन भर बन सका योग्य न बन सका। स्वाभाविक प्रवृत्तियों को जानना कठिन भी नहीं है। बचपन के कर्मों को देखकर बताया जा सकता है कि बच्चा किस प्रकार का मनुष्य होगा। अब देखो यहाँ क्या है कि वेस्टरफील्ड जो थे वो अपने बच्चे पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जिनके बेटे का नाम था स्टेनहोप, वो क्या करते हैं कि जो हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उन्हीं को उन्होंने दरकिनार कर दिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं परिश्रम करूंगा तो मेरा बच्चा सफल हो जाएगा। स्वाभाविक प्रवृत्तियां क्या होती हैं बच्चों? स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती है कि मतलब हम बच्चे के बचपन के आधार पर ही, बच्चे के बचपन और उसके काम करने के तरीकों के आधार पर पता लगा लेते हैं कि यह बड़ा होकर किस चीज में जाएगा। जैसे हम बात करें विराट कोहली की, ठीक है, विराट कोहली, ठीक, तो यदि बच्चों इनको पढ़ाया जाता तो हो सकता है वो इतने सफल नहीं होते जितना कि आज ये एक क्रिकेटर के रूप में सफल हैं। क्योंकि कहीं न कहीं इनको पता चल गया था कि मेरी स्वाभाविक प्रवृत्तियां जो हैं वो क्रिकेट खेलना है, न कि पढ़ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आगे यही बताया गया है कि स्वाभाविक प्रवृत्तियां जो है मनुष्य को वही बना देती है जो वो बनना चाहता है। उसके साथ बस थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। यहाँ बताया गया है कि प्राय यह संभावना प्रबल होती है कि छोटी आयु में कविता करने वाला कवि, सेना बनाकर चलने वाला सेनापति, बुट्टे चुराने वाला चोर डाकू,
पुर्जे कसने वाला मैकेनिक और विज्ञान में रुचि रखने वाला वैज्ञानिक बनेगा। जब यह बात विदित हो जाए कि बच्चे की रुचि किस काम की ओर है, तब यह करना चाहिए कि उसे उसी विषय पर उचित शिक्षा दिलाई जाए। उचित शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य अपने काम धंधे में कम परिश्रम से भी अधिक सफल हो सकता है। तो यहाँ यही समझाया गया है बच्चों कि यदि हमें पता चल जाए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है बचपन से ही, तो यदि उसी काम में हायर एजुकेशन भी दिला दी जाए, तो वो जो है बच्चा कम परिश्रम करके भी सफल हो सकता है। ये सब बातें इस पैसेज में दी गई है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्या-क्या है। प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या लिखा है? लेखक के अनुसार सफलता चाहने वाले व्यक्ति को सबसे पहले क्या देखना चाहिए? अपने लिए घर, अपनी रुचि के कार्य, अपने दोस्तों का साथ और घूमने का स्थान। देखो, 3 तो गलत ही हो गए। यहाँ जो लिखा है अपने लिए घर नहीं, ये सब बातें नहीं। सफलता तब मिलेगी जब कोई व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है? तो जो है उसको सफल होने के चांस ज्यादा रहेंगे। अब अगला प्रश्न है, स्टेनहोप के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? स्टेनहोप जो कि लॉर्ड वेस्टरफील्ड का बेटा था, उसके बारे में क्या बात सही नहीं है ये बताया गया। वह सुस्त और ढीला था, ये तो बात सही है। वह जीवन भर योग्य न बन सका, ये भी बात सही है। दूसरा है बड़ा होकर सत्पुरुष बन गया, ये बात गलत है। ये तो बिल्कुल ठीक है, जीवन भर असावधान बना रहा। वो असावधान भी था और सफल नहीं हुआ और ढीला-ढाला भी था। ठीक है, तो ये तीसरी बात है, यही उसके बारे में सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? बच्चे द्वारा किए गए बचपन के कार्यों को देखकर क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो देखो यहाँ एक लाइन लिखी गई है, लाइन देखते हैं क्या है? बच्चे के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है उसकी कामों को देखकर? ये लिखा है कि बचपन के कर्मों को देखकर यह बताया जा सकता है कि बच्चा किस प्रकार का मनुष्य बनेगा। तो मतलब उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को जान सकते हैं हम। यहाँ हम लिख सकते हैं इसके उत्तर में, बच्चे के द्वारा बच्चे के या बच्चे द्वारा किए गए बचपन के कार्यों को देखकर उसकी स्वाभाविक स्वाभाविक प्रवृत्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये उत्तर हम लिखेंगे। अब है ऊंची शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य क्या कर सकता है, क्या करता है? तो यहाँ दिया गया है कि ऊंची शिक्षा प्राप्त हो जाए तो काम धंधे में अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे चौथे का उत्तर, ऊंची शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य क्या करता है? ऊंची शिक्षा प्राप्त कर, ठीक है, मनुष्य की सफलता या मनुष्य सफल हो जाता है। और ऊंची शिक्षा किसके अनुसार देनी है? उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार, है ना? प्रवृत्तियों के अनुसार। मान के चलिए कि आप जो है आपकी रुचि किस चीज में है? खाना बनाने में, ठीक है? तो आप जो है अपनी हायर एजुकेशन ऐसी चीज में कीजिए कि जो आपको अ, खाना बनाने की कला को और अच्छे से सिखा सके। यदि आपकी प्रवृत्ति है कि आप डांस अच्छा करते हैं, सिंगिंग अच्छा करते हैं, तो आप डांस एकेडमी ज्वाइन कीजिए या फिर आप आगे जाके कथक सीखिए, भरतनाट्यम कीजिए। सिंगिंग करते हैं तो आप जो है कोई अच्छी जगह सिंगिंग एकेडमी या फिर आप किसी अच्छे कॉलेज से जहाँ पर सिंगिंग सिखाई जाती है, वहां जाकर ज्वाइन करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हो सकता है आप जल्दी सफल हो जाएं।
कंपेयर टू जिसको गाना ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना। अब है आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए और उचित विकल्प चुनिए। ये है कथन, लॉर्ड वेस्टरफील्ड स्वाभाविक प्रवृत्तियों के काम को अनावश्यक समझते थे। ठीक है जी, इसीलिए परिश्रम को ही सफलता का आधार मानते थे। ठीक बात है। जो लॉर्ड वेस्टरफील्ड थे, उन्होंने अपने बेटे पर रिसर्च की। रिसर्च से पहले उनका यह मानना था कि जो बच्चे के अंदर जो नेचुरल चीजें हैं, जन्मजात चीजें हैं, जिनसे कि उसका इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, उनको उसने क्या किया, साइड कर दिया, अनावश्यक माना। और सिर्फ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने नेचुरल इंटरेस्ट के बजाय दूसरे तरीके से हार्ड वर्क करके किसी काम को करता है तो सफल हो जाएगा, उन्होंने ये माना था। ठीक है, तो हम कहेंगे कथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है, कथन ए और कारण ए दोनों गलत है। नहीं, कथन गलत है, कारण सही है, ये भी गलत। कथन सही है, कारण गलत है, ये भी गलत। देखो, यहाँ जो बात लिखी गई है, कथन ए और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन ए की व्याख्या करता है, ये ठीक है। लॉर्ड वेस्टरफील्ड का ये मानना था कि स्वाभाविक प्रवृत्तियां जो है मनुष्य की, वो जीवन में इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती जितना कि हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क। ठीक, जैसे क्या होता है बच्चों कि सपोज दैट कोई पोटर है, कुम्हार है। अब कुम्हार है, उसके घर में उसका बेटा सीख जाता है देखकर क्या करना, मटका बनाना। यदि उसको आगे पोटरी सिखाई जाए किसी अच्छे कॉलेज से, तो वो क्या करेगा, पोटर के काम में और ज्यादा फेमस हो जाएगा, क्योंकि उसको घर से अनुभव मिल गया और जो है ऊंची शिक्षा मिल गई, तो उसके सफल होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर पद्यांश क्या दिया गया है, तैरे निज उठी उमंगों पर, सागर की तीव्र तरंगों पर, अपने दम पर अपने बल पर, चाहे तो चढ़े हिमालय पर, हम खुद अपने आधार बने, उन्नति के जिम्मेदार बने, कठिनाइयों से रण ठना रहे, आफत का कोहरा घना रहे, पर सदा हौसला बना रहे, सीना आगे को तना रहे, हम प्रण के पालनहार बने, अपनी धुन के रखवार बने, निज जीवन भूमि का कलेश हरें, जैसे हो सुखी स्वदेश करें, जननी पर नित बलिहार रहें, मर मिटने को तैयार रहें, हम माँ के राजकुमार बने, जननी के उर का हार बने। यहाँ पर कवि जो है हमें बता रहा है कि हमें सब चीजों के लिए स्वयं पर भरोसा रखना है, स्वयं पर भरोसा रखना है और मेहनत करनी है, भरोसा करना है। इसीलिए तो यहाँ लिखा है ना कि अपने दम पर अपने बल पर, चाहे तो चढ़े हिमालय पर। यदि हम अपने दम पर हिमालय पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, हमारे अंदर बाहुबल है, तो हम चढ़ें। ठीक है, और हम खुद अपने आधार बने। आधार मतलब हम किसी अपनी सफलता के लिए किसी दूसरे को सहारा ना बनाएं। यदि हमें जीवन में उन्नति करनी है, तो अपनी उन्नति के को प्राप्त करने के लिए खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठीक है, ये लिखा गया है। अब देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न क्या है। सागर की तीव्र तरंगों पर तैरे से कवि क्या संदेश देना चाहता है। कठिनाइयों से डरना है? नहीं, ये नहीं करना है। चुनौतियों का सामना करना है। अब जैसे क्या है, सागर की जो तरंग है, तरंग मतलब होता है लहर। सागर की लहरें क्या करती हैं, यदि आप समुद्र में के किनारे गए हैं या समुद्र में थोड़ा बहुत अंदर गए हैं, तो लहरें आती हैं, तो वो लहरें अपने साथ खींचती हैं, मतलब आपको चुनौतियां देती हैं। लेकिन यदि आप अडिग खड़े रहेंगे पैर जमाकर, तो वो लहरें निकल जाएंगी। ठीक है, आप वहीं खड़े रहेंगे। तो यही समझाया गया है कि चुनौतियों का हमने सामना करना है। सागर की तीव्र तरंगों पर तैरें, इसका अर्थ आता है कि चुनौतियों के सामने हमने डट कर खड़े रहना है, उनका सामना करना है। अब है अपने दम पर अपने बल पर का अर्थ है दूसरों पर निर्भर रहना? नहीं। भाग्य पर भरोसा करना? बिल्कुल नहीं। दूसरों के दम पर नहीं, हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है। अपने दम पर मतलब अपने दम पर काम करें, हम अपने पर विश्वास रखें और अपने बल पर हम जो है कोई भी काम करें, दूसरों पर डिपेंड ना रहे। आत्मनिर्भर मतलब है कि यहाँ बताया गया डिपेंड नहीं रहना है,
हमें इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक, खुद पर विश्वास रखना है। कभी कठिन समय में क्या करने की बात करता है, उदासी करने की नहीं, भय ये भी गलत, क्रोध ये भी गलत। कठिन समय में हमने हौसला रखना है, हौसला मतलब हिम्मत। कठिन समय है तो कोई बात नहीं, समाधान जरूर होगा, सिर्फ हमने हौसला रखना है। आगे है निज भूमि, निज जन्म भूमि का क्लेश हरे। इसका अर्थ है निज मतलब होता है अपनी, अपनी जन्म भूमि मतलब अपनी भारत भूमि के दुखों को दूर करें हम। देश छोड़ देना गलत, विदेश में बसना ये भी गलत, देश की सेवा करना ये सही है। हमें क्या करना है, अपनी भारत भूमि का क्लेश हरना है, मतलब कि उसकी सेवा करनी है। मर मिटने को तैयार रहें, पंक्ति से क्या भाव पता चलता है। मर मिटने को तैयार रहने का मतलब होता है कि देशभक्ति रहे और हमें देश के प्रति बलिदान करने का अवसर मिले तो हमें अपना बलिदान कर देना है। तो ये था हमारा पांचवा प्रश्न, अपठित पद्यांश से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं। अब है खंड ख। खंड ख में है व्याकरण से संबंधित प्रश्न। क्या दिया गया है, प्रश्न 3, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग करिए। ठीक है जी। पहला है आंखों का तारा। आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा, ठीक है, बहुत प्यारा। ये आंख दिखाना मतलब गुस्सा होना, आंख दिखाना का मतलब होता है गुस्सा होना। अब दोनों का हम वाक्य बनाते हैं क्या क्या। बहुत प्यारा मतलब है भाई आंखों का तारा, तो हम लिखेंगे कि माँ के लिए उसका बच्चा उसकी आंखों का तारा, आंखों का तारा होता है। आसान लिखना है तो आप लिख सकते हैं मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूं। गुस्सा होना, इसका हम लिखेंगे कि जो है आंख दिखाना गुस्सा होना। उम, मुझसे एक मिनट रुको, मुझसे एक मिनट, दोबारा लिखते हैं। गलती से आज मैंने काम नहीं किया, इस पर माँ मुझे आंख दिखाने। हमेशा बच्चों क्या है कि जब भी आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अर्थ का प्रयोग नहीं करना है। ये जो अर्थ है इसका प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हमें करना है मुहावरे का प्रयोग। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो अर्थ का वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, नहीं, अर्थ का नहीं, मुहावरे का प्रयोग करना है। आप भी बच्चों अपना कोई वाक्य बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब है प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों का अलग अलग अर्थों में प्रयोग करना है। जैसे मन है, यहाँ दिया गया मन। अब एक तो होता है बच्चों मन, जैसे अंतर मन की बात कही गई है। एक होता है, एक मन होता है 40 किलो को बोलते हैं। 40 किलो मतलब एक मन, ठीक है। एक जैसे हम बोलते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है, या कई बार आप बोलते हैं आज पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा है, ठीक है। एक लिखते हैं हम किसान के खेत में एक मन, एक मन गेहूं पाए, ठीक है। तो ये हो गया है। ऐसे ही जल, मैं बता देता हूं बच्चों, लिखेंगे अब आप खुद। जैसे जल वर्ड है, जल का हम यहाँ लिख लेते हैं। जल मतलब पानी, और एक जल का मतलब होता है जलना, ठीक है। जल जो है मैंने आज गंगा जल पिया, गंगा जल पिया नहीं लिखना है, पिया लिखना है।
और एक होगा आज मेरा हाथ जल गया। ऐसे ही कर, कर का मतलब एक तो होता है हाथ, एक होता है करना। ठीक है, मैंने अपना सारा काम कर लिया है। एक और अर्थ होता है इसका टैक्स। ठीक है, सरकार हर चीज पर कर लगाती है, ये हम लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या दिया गया है? प्रश्न 5 में लिखा है कि नीचे दिए गए उपसर्गों की सहायता से क्या करना है, हमने दो दो शब्द बनाकर लिखने हैं। ये बड़ा ही आसान है। आ से बनाना है, प्र से बनाना है और सु से बनाना है। ठीक है, सुलेख, आप प्रेयर में सुनते होंगे हर रोज सुविचार। ठीक है, ये हो गया। प्रदेश। ठीक है, और जो है प्रकार, आ से आजन्म। ठीक है, आकर्षण, ऐसे ही आमरण। और भी आप लिख सकते हैं जो आपको आता है। अब है कि प्रश्न 6, नीचे दिए गए प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द बनाकर लिखिए। ठीक है जी, इक। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रदेश जमा इक, और एक है देव जमा इक। क्या बन गया सर, ये तो बता दो। ठीक है, प्रादेशिक, एक बन गया दैविक। ठीक है, ई, ई का बन जाएगा दर्शन जमा ई। क्या बनेगा सर ये बनेगा दर्शनीय। ठीक है, दर्शनीय। इत, इत का आप खुद से बनाकर लिखेंगे। एक एक दो दो मैंने बता दिया है, आप खुद से सोचकर लिखेंगे इनके बारे में। ठीक है, पाठ जमा इत, पठित। ठीक है, तो दूसरा आप बनाएंगे। अब है प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। वर्षा, वर्षा का हम लिखेंगे बारिश और बरखा। ठीक है, बादल का क्या लिखेंगे सर? मेघ, घन, जलद। आकाश का क्या लिखोगे सर? आकाश, नभ, गगन। ठीक है, अंतरिक्ष भी बोलते हैं। हवा का क्या लिखोगे सर? हवा, पवन, वायु, समीर, वात। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तीन तीन दो दो मैंने लिख दिए हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। चलिए, अब है खंड ग। खंड ग में क्या दिया गया है? हिंदी साहित्य दिया गया है। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित नहीं है भाई यहाँ पर, अब तो ये पठित आ गया। पठित है, पठित गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है जी, चुनते हैं। लिखा क्या है कि पंडित बिरजू महाराज ने बताया कि कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत के आदि पर्व और रामायण में इसकी चर्चा मिलती है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता था। क्या बताया है पंडित बिरजू महाराज ने कथक के बारे में? कि पहले क्या होता था पुराने समय में, लोग जब कथक करते थे। कथक क्या है? एक डांस है, नृत्य की एक प्रकार है। ठीक है, तो कथक के माध्यम से लोग क्या कहते थे? कथाएं कहते थे, कहानियां। ठीक है, कहानियां कहते थे। तब यह मंदिरों तक ही सीमित था, और कथक पहले सिर्फ मंदिरों में किया जाता था। क्यों? उसमें क्या होता था कि कोई कथक करते करते कृष्ण लीला दिखाते थे करके। ठीक है, या फिर राम लीला करके दिखाते थे। ठीक है, ये सब चलता था। अब आगे क्या बताया बिरजू महाराज ने? हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। वहां 989 कथिकों के घर हुआ करते। कथिक मतलब, कथिक का मतलब होता है जो कथक डांस करते थे। आगे है, कथिकों का एक तालाब अभी भी है। गांव में एक बैरगिया नाला है जिसके साथ यह कहानी जुड़ी हुई है। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। इसके अलावा रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। तभी श्रेया ने पूछा, क्या नृत्य करने के लिए संगीत जानना जरूरी होता है?
इस पर क्या कहते हैं बिरजू महाराज? इस पर बिरजू महाराज, महाराजी नहीं महाराज, ने कहा कि गाना, बजाना और नाचना तीनों संगीत का हिस्सा हैं। संगीत में लय होती है, उसका ज्ञान आवश्यक है। नृत्य में शरीर और ध्यान तपस्या का साधन होता है। क्या होता है? शरीर तपस जो है ध्यान और तपस्या का साधन है। नृत्य करना एक अच्छे से दृश्य शक्ति को निमंत्रण देना है। कृष्ण मेरे अंदर समाओ और नाचो। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधि में लय होती है। घसियारा घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है, फिर घास हटाता है। मारने और हटाने की इस लय में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो उसका हाथ गया। मतलब यदि घसियारा, घसियारा मतलब होता है घास काटने वाला, यदि घास काटने वाला जो है घास काटते समय घास को पकड़े और हंसिया, ठीक है, दनाती को उसे काटे, यदि उनके दोनों के बीच में थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही तो जो घसियारा है उसका हाथ कट जाएगा। यहाँ भी यही बताया गया है। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखती है। अब इसके प्रश्न देखते हैं। कथक परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? गीता में, वेद में, उपनिषद में, महाभारत और रामायण में। तो गीता की जो बात की गई है वो महाभारत में और रामायण में की गई है। दूसरा प्रश्न है, पहले कथक किस रूप में किया जाता था? पहले कथक जो था वो युद्ध कला के रूप में, मनोरंजन के लिए नाटक के रूप में, रोचक और अनौपचारिक कथाएं कहने के ढंग में। तो यही इसका उत्तर है। कथा कहने के लिए पहले जो है क्या होता था, कथक डांस परफॉर्म करते थे और कथक करते करते पूरी कथा सुना दिया करते थे। तीसरा प्रश्न है, नृत्य सीखने के लिए क्या आवश्यक है? केवल अभ्यास, केवल शरीर की ताकत, महंगे वस्त्र, संगीत और लय का ज्ञान। तो यही है, यदि आप डांस सीखना चाहते हैं तो आपको संगीत की और उसके संगीत के साथ साथ लय का ज्ञान भी होना आवश्यक है। अभी आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। यदि लहरा ठीक न हो तो क्या होगा? नृत्य रुक जाएगा, नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा, नृत्य उदासी भरा होगा, नृत्य में मनोरंजन नहीं होगा। यदि लहरा ठीक नहीं होगा तो नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। आगे है अगला प्रश्न, जयपुर और बनारस घरानों का विकास लखनऊ घराने के बाद हुआ। कथक की विभिन्न शैलियां समय के साथ विकसित हुई। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो शैली विकसित हुई वो हुई लखनऊ की, और लखनऊ की कथक शैली विकसित हुई तो उसके बाद समय समय पर और विकसित हुई। लखनऊ के बाद जयपुर, जयपुर के बाद बनारस, बनारस के बाद एक राजा चक्रधर की जिक्र आया है। तो इसका मतलब ये है कि ए भी सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिरजू महाराज ने यही बताया है कि समय जैसे जैसे बदलता गया तो कथक की शैलियों में भी परिवर्तन होता गया और अलग अलग कथक की शैलियां जो है उभर कर सामने आई। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है, ये हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। प्रश्न 9 क्या लिखा है? निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है जी। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। ये जो हमारी कविता है बच्चों, चिड़िया, उस पर आधारित है ये। आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते जाते हैं, रहते जहां वहां वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। जिस तरीके से मनुष्य करता है, मनुष्य की क्या प्रवृत्ति हो गई है कि वह संतुष्ट नहीं है, उसके मन में लालच है, ठीक है, लोभी हो गया इंसान। पशु पक्षी कभी लोभी नहीं होते। आज का पेट भरण हुआ, उसके बाद कल देखेंगे। लेकिन मनुष्य क्या करता है? दूसरों का माल भी हड़पने की चाह रखता है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। तो यहाँ पक्षियों की जो है विशेषता बताई गई है कि मेहनत करते हैं और
मेहनत के बदले जितना उनको मिलना चाहिए उतना लेते हैं और बाकी को वे दूसरे लोगों के लिए छोड़ देते हैं। अब क्या है प्रश्न देखते हैं, पक्षियों के मन में क्या नहीं होता है? पक्षियों के मन में हम लिख देंगे लालच नहीं होता है, लालच, लोभ, ठीक है, या फिर घमंड नहीं होता है मनुष्यों की तरह से। पक्षी क्या खाते हैं? अब यहाँ क्या बताया गया है? पक्षी के बारे में बताया गया है, पक्षी क्या क्या खाते हैं, तो हम लिख सकते हैं बीज या दाना खाते, ठीक है, ये हो गया। आगे है, क्या यहाँ पर पर्टिकुलर कोई वर्ड दिया गया है? नहीं, कोई वर्ड नहीं है, तो हमें अपनी कल्पना के आधार पर लिखना, पक्षी बीज या दाना खाते। रात में पक्षी कहाँ सो जाते हैं? पेड़ों पर, पेड़ों पर सो जाते हैं, ठीक है। पक्षियों में कौन सी भावना अधिक पाई जाती है? तो हम कहेंगे पक्षियों में दो तीन, क्या, त्याग की भावना, इंसान की तरह से नहीं है कि जितना खा लिया वो ठीक है, बाकी फिर क्या करेंगे, पन्नी में भर के ले जाएंगे घर पर, ठीक है, तो ये होता है, पक्षियों में ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात क्या है, मेहनती होते हैं पक्षी, इंसानों की तरह से आलसी नहीं होते हैं, ठीक, और लालची नहीं होते हैं, लालची नहीं है बिल्कुल भी, पक्षी कभी लालच नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन विशेषताएं अधिक पाई जाती हैं। पक्षी के हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं, पक्षी के हो जाएंगे खग, विहग होता है, ठीक है, खग, विहग, ठीक, दो लिख दिए हैं हमने पक्षी, ठीक। बाकी आप अपने इच्छा से यदि आपको पता है तो वो भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लई। ये जो हमारे कवि राय गिरधर जी थे, कवि गिरधर राय, एक मिनट, गिरधर राय, तो उनकी जो कविता दी गई थी उसमें से लिया गया है, कुंडलियां, कवि गिरधर राय की कुंडलियां में से। उनका ये कहना था कि बीती ताही बिसार दे, मतलब कि जो बीत गया है, जो समय बीत गया है उसको बिसार दे, बिसार दे मतलब भूल जाओ। कवि का मानना ये था कि जो समय बीत गया है उसको भूल जाओ और आगे की सुध ले, आगे मतलब कौन सा, भविष्य, पुरानी बातों को भूलकर हमें भविष्य पर विचार करना चाहिए। ये जो है कवि का कहना था इस पंक्ति में, यही हमें उत्तर लिखना है। पंक्ति द्वारा कवि ने कौन सी सलाह दी है, तो ये इसी तरीके से लिखा है कि हम इसको उत्तर में ऐसे लिखेंगे बच्चों कि कवि गिरधर राय जी समझाते हुए कहते हैं कि जो समय बीत गया, जो बात बीत गई है उसको भूल जाना चाहिए और हमें अपने भविष्य को जो है भविष्य पर विचार करना चाहिए, या फिर ऐसे लिखते हैं कि भविष्य को सुधारने पर विचार करना चाहिए। अब यहाँ अगला प्रश्न, एक बार प्रश्नों को पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर हमने इन सभी के उत्तर एक ही जगह लिख रखे हैं, उनको हम पढ़ते चलेंगे। फिर वर्षा बहार कविता जो है में कौन कौन गीत गा रहे हैं, उसमें हमने देखा था कि एक तो मालिन है, ठीक है, एक मेंढक है, एक किसान है, ठीक, तो ये गीत गा रहे हैं। और क्यों गा रहे हैं, मालिन इसलिए गीत गाती है क्योंकि जब वर्षा होती है तो पेड़ पौधों पर फल फूल लग जाते हैं, ठीक है, फल फूल लग जाते हैं तो वो बहुत खुश होती है। मेंढक जो है वर्षा ऋतु देखकर बहुत खुश होता है, किसान की फसलें लहराने लगती हैं तो इसलिए सब खुश होते हैं। कवि गिरधर राय की कुंडलियां आपको जो है कैसे प्रेरित करती हैं, एक ये प्रश्न है। बिरजू महाराज नृत्य की औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले कथक कैसे सीख गए, क्योंकि घर का माहौल था उसमें, उसके पास घर का माहौल ऐसा था कि घर में कथक सिखाया जाता था। चिड़िया और मनुष्य का जीवन कैसे एक दूसरे से भिन्न है, ये है। आगे बढ़ते हैं और यदि क्वेश्चन आंसर दिए गए तो उनको भी देख लेते हैं। 6 नंबर पे मीराबाई ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया है। बिरजू महाराज ने बच्चों की शिक्षा और रुचियों के बारे में अभिभावकों से क्या कहा है। प्रश्न 11 साथ में एक बार पढ़ लेते हैं, सबके उत्तर एक साथ देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना, 5 नहीं, एक प्रश्न का
एक प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्द में लिखना। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में, पक्षियों को स्वच्छंद और मनुष्य को बेड़ियों में क्यों बताया गया है, या तो ये लिखो या फिर वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो लिखना है। चलिए अब हम एक एक करके इन सभी प्रश्नों का जो सही उत्तर है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले से शुरू करते हैं। जो कवि गिरधर राय की कुंडलियां थी उसकी एक पंक्ति दी गई थी तो उससे शुरू करते हैं। कवि जो कहता है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेई, पंक्ति द्वारा कवि ने कौन सी सलाह दी है? कवि गिरधर राय समझाते हुए कहते हैं, बताते हैं कि हमें पुराने समय की बातों को भूलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अर्थात हमें अपने भविष्य को सफल बनाने पर विचार करना चाहिए। तो ये हम इसके उत्तर में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कविता में मालिनी, मेंढक और किसान गीत गा रहे हैं और खुश भी हैं। मालिनी इसलिए गीत गा रही हैं क्योंकि वर्षा ऋतु आने से बागों में हरियाली छा गई है। मेंढक इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में वे अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। किस तरीके से? जब वर्षा होती है तो मेंढक आपने देखा होगा टर टर की ध्वनि निकालते हैं और वो इस तरीके से अपनी खुशी जाहिर करते हैं। किसान इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में किसान के खेतों को पानी मिलता है जिससे फसलें अच्छी होती हैं। तो ये हम इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के बारे में था कि भाई उसे उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली फिर भी सीख गए कथक। तो इसके लिए हम लिखेंगे, बिरजू महाराज के घर में कथक का माहौल था। क्यों था? क्योंकि उनके पिता और दोनों चाचा कथक नर्तक थे। नर्तक मतलब होता है कि जो डांसर थे वो, है ना, कथक करने वाले थे वो। अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही बिरजू महाराज उन्हें देख देख कर कथक करना सीख गए थे। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। आगे ये प्रश्न शायद एक प्रश्न अतिरिक्त आ गया बच्चों यहाँ पर, चलो देख लेते हैं कि नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को मशीनों में खूब मन लगता था। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने में उनको रुचि थी। देखो बिरजू महाराज ने ये बताया कि वो डांसर तो थे ही, कथक के कल जो है डांसर तो थे ही, नृतक तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें मशीनों से भी बहुत प्यार था। उनको मशीनों से लगाव इसे जो देखना है तो क्या होता था, उनके ब्रीफ केस में हरदम पंखा, फ्रिज ठीक करने वाले औजार रहते थे और उनको पेंटिंग में भी रुचि थी। तो ये सब बातें हम प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। आगे है, बिरजू महाराज ने क्या कहा था पेरेंट्स को? वो कहा कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दे। खेल की दुनिया में संतुलन और समय का सदुपयोग बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के पास शिक्षा या कोई न कोई हुनर जरूर होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। जैसे क्या है कि बिरजू महाराज का ये मानना था कि बच्चा सिर्फ स्टडी स्टडी करता रहे और कोई अलग ज्ञान न सीखे, कोई अलग कौशल नहीं सीखे, स्किल न सीखे, ठीक है, अलग स्किल नहीं सीखेगा कोई, तो क्या होगा कि बच्चा हो सकता है स्टडी करने के बाद सफल ना हो, लेकिन यदि उसके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, जैसे हो सकता है कि वो एक अच्छा डांसर बन जाए या फिर वो सिंगर बन जाए, ठीक है, डांसर बन जाए, सिंगर बन जाए, पेंटर बन जाए, ठीक है, हो सकता है वो कोई आर्टिस्ट बन जाए। तो बिरजू महाराज का ये मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई हुनर हमें सिखाना चाहिए बच्चों को। आगे है कि चिड़िया का और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से कैसे अलग है वो बताना है। चिड़िया और मनुष्य का जीवन ऐसे एक दूसरे से अलग है कि चिड़िया जो है स्वतंत्र रहती है, उस पर कोई पहरा नहीं है और स्वच्छंद रहती है, अपनी मन की मर्जी करती है वो, क्योंकि उसकी इच्छाएं सीमित है। सीमित मतलब लिमिटेड सी इच्छा है, ना तो कोई उसकी इच्छा है कि उसको कोई कार खरीदनी है, ना कोई उसको ये कि मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है, ना कोई ये कि उसको बहुत सारा पैसा जोड़ना है, नहीं, ये सब उसकी इच्छाएं नहीं है। उसकी इच्छाएं हैं कि भर पेट जो है, पेट भर खाना मिल जाए, ठीक, और रहने को घोंसला हो, ठीक है, और उड़ने को खुला आसमान हो, बस ये तीन चीजें हैं। इसके अलावा कोई इच्छा नहीं है उसकी। उसके जीवन में कोई लालच नहीं, ना वो किसी से ईर्ष्या करती है, ना ही किसी से वो नफरत करती है। इसके विपरीत मनुष्य का जीवन बंधन युक्त होता है, उसकी इच्छाएं असीमित होती हैं, वह भविष्य की चिंता में रहता है। इंसान के बारे में बताया यहाँ पर,
बंधन युक्त और इच्छाएं सीमित, हमेशा भविष्य की चिंता में लगा रहता है। हमें चिड़िया से सीखना चाहिए कि कैसे साधनों में भी कम साधनों में भी खुश रहा जाए। ये हम चिड़िया से सीख सकते हैं। अब है 5 नंबर का प्रश्न है, वो क्या लिखा है, किसी एक के बारे में हमने लिखना है। तो चिड़िया के बारे में ये था कि भाई स्वच्छंद क्यों कहा गया है। ठीक है, पक्षी को स्वच्छंद इसलिए कहा गया है क्योंकि वह आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते रहते हैं, उसे कोई रोक टोक नहीं होती। मनुष्य को बेड़ियों में इसलिए बताया गया है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं, अपने लालच और अपने सामाजिक बंधनों में बंधा रहता है और वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ये पक्षियों के बारे में और मनुष्य के बारे में अंतर है। ठीक है, पक्षी जहां मन चाहे खुले आसमान में कहीं भी उड़ सकते हैं, उनके मन में किसी चीज को लेकर लालच नहीं है, किसी की जो है पाबंदी नहीं है उनके ऊपर। लेकिन मनुष्य के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां रहती हैं, खुद वह बहुत इच्छाओं का गुलाम बना रहता है, मन में ढेर सारा लालच रहता है। ठीक है, तो इस कारण वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। अब एक क्वेश्चन था कि वर्षा ऋतु के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो हम लिख सकते हैं वर्षा के समय वातावरण ठंडा हो जाता है, सुहावना हो जाता है, पेड़ हरे भरे दिखाई देते हैं, खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं, नदियां तालाब पानी से भर जाते हैं, बच्चे बारिश में खेलते हैं, कभी कभी अधिक वर्षा होने से सड़कों पर पानी भी भर जाता है। तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं। इसमें बच्चों आप अपने पॉइंट भी लिख सकते हैं कि आप के घर के आसपास वर्षा ऋतु आने पर क्या-क्या हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि वर्षा ऋतु आने पर भाई आप देखते हैं आपको नहाना पसंद है, आपके घर में कुछ न कुछ मीठा या तीखा कुछ पकवान पकवान बनता है। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब है खंड ग। खंड ग में था कि किसी एक विषय के बारे में लिखना है 80 से 100 शब्दों में। तो पहले है पेड़ों का महत्व। पेड़ों के महत्व के बारे में बच्चों आप सभी जानते ही हैं, पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि पेड़ हमारे जीवन का आधार है, पेड़ों से हमें लकड़ियां, ठीक है, औषधियां, पेड़ों से जो है हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन, फल फूल सब मिलते हैं। ठीक है, और पक्षियों का घर भी है, और पेड़ जो है वर्षा लाने में सहायक हैं, पेड़ प्रदूषण कम करते हैं, पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आप अपने निबंध में लिख सकते हैं। तो यही सब मैंने यहाँ मेंशन किया है। पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है, वे हमें शुद्ध वायु, फल फूल और लकड़ी देते हैं। पेड़ वातावरण को ठंडा रखते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं, वे पक्षियों और जानवरों के घर भी हैं। आपने देखा होगा कि हजारों पक्षी जो हैं पेड़ों पर घर बनाते हैं। ठीक, और पेड़ प्रदूषण कम करते हैं, मिट्टी को बहने से बचाते हैं। यदि पेड़ न हो तो हमारा ही नहीं, पशु पक्षियों का भी जीवन असंभव है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा भी देख लेते हैं ख पे। क्या है कि परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है जी, सही बात है। क्यों? परिश्रम जीवन में सफलता पाने में महत्वपूर्ण साधन है। बिना मेहनत किए कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। विद्यार्थी यदि नियमित रूप से पढ़ाई करे, अभ्यास करे तो वह सफल हो जाते हैं। परिश्रम हमें अनुशासन, आत्मविश्वास और धैर्य सिखाता है। कोई महान व्यक्ति ने कठिन परिश्रम से, कोई नहीं कई है ये, कई महान व्यक्तियों ने कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त की है। इसमें हम सबसे बड़ा नाम ले सकते हैं हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, अब्दुल कलाम बहुत मेहनत की उन्होंने। ठीक, मन में लगन थी। ठीक है, बचपन में अखबार बेचते थे। ठीक, लेकिन रात को पढ़ते थे और इतनी पढ़ाई की कि वो एक दिन भारत के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन कहलाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही मेहनत करनी है, आप खेल के क्षेत्र में भी पढ़ा मेहनत कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास जो है रोहित शर्मा है, सुनील छेत्री है। ठीक है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आप उसमें मेहनत करें, दिन रात लगन से लगे रहें, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। हमें असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और अधिक मेहनत करनी चाहिए। सच यह है कि जो परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। एक ये हो गया बच्चों। फिर हम लिखते हैं मेरा प्रिय त्योहार। आप मेरा प्रिय त्योहार के बारे में बच्चों खुद से लिखेंगे। जैसे अभी होली आने वाली है तो होली के बारे में लिखेंगे। यदि आपको पसंद है दिवाली, दिवाली के बारे में आप लिखेंगे। यदि आपको त्योहार पसंद है क्रिसमस, तो क्रिसमस के बारे में लिखेंगे। यदि आपको पसंद है त्योहार ईद, तो ईद के बारे में लिखेंगे। तो आप अपने अपने त्योहार के बारे में लिख सकते हैं। यदि आपको पसंद है
जो है गुरु पर्व या बुद्ध पूर्णिमा, तो आप जो है उसके बारे में लिखें। जो भी त्योहार आपको पसंद है, जैसे मैंने यहाँ होली के बारे में लिखा है, होली नजदीक है तो लिखा है कि होली जो है रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। होली वसंत ऋतु के फाल्गुन मास में मनाई जाती है। होलिका दहन के दिन लोग अग्नि जलाकर बुराई के अंत का संदेश देते हैं। अगले दिन धुलंडी होती है, सभी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भरकर खेलते हैं और लोग रंग लगाने के बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं। ठीक, इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाते हैं, बच्चे पिचकारी से खेलते हैं। 2 बार बात आ गई, कोई बात नहीं। घरों में गुजिया और मिठाइयाँ बनती हैं। होली जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। तो ये हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न है बच्चों, अंतिम प्रश्न जो है चलेंगे, पहले मैं बता देता हूँ। प्रश्न जो है पर्यावरण संरक्षण पर पोस्टर बनाने से संबंधित है। ठीक, तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखो जिस तरीके से यहाँ बनाकर दिया गया है पोस्टर, कि आप देख पा रहे हैं कि पेड़ लगाएं पर फोकस किया गया है और पर्यावरण को शुद्ध साफ रखने के लिए प्लास्टिक बंद करना है, बिजली और पानी की बचत करनी है। ऊपर आप बड़ी बड़ी हेडिंग लिख सकते हैं, पर्यावरण बचाओ भविष्य बचाओ, अपनी धरती स्वच्छ धरती। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये नहीं लिखना है तो प्रश्न के सेकंड ऑप्शन के रूप में था किसान के साथ साक्षात्कार, ये दिखा देंगे। पहले हम उत्तर ही देख लेते हैं। आपने यदि किसान के साथ साक्षात्कार करना है, जैसे श्रेया ने और उसके दोस्तों ने जो है पंडित बिरजू महाराज के साथ साक्षात्कार किया, कुछ प्रश्न पूछे और बिरजू महाराज ने उनका उत्तर दिया। ठीक है, तो साक्षात्कार में क्या होता है बच्चों की, साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू। इंटरव्यू इंटरव्यू लिया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप जो है किसान का साक्षात्कार करेंगे, तो बड़े हैं हमसे तो हम पहले नमस्ते करेंगे, नमस्ते। किसान कहेगा नमस्ते। फिर प्रश्न है आपका क्या नाम है, तो किसान कहेगा मेरा नाम रामू किसान है। मैंने पूछा किसान का मुख्य व्यवसाय क्या है, किसान का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। मैंने प्रश्न पूछा फिर आप दिन भर क्या काम करते हैं, किसान मैं सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता हूँ। आगे है, मैंने फिर अगला प्रश्न पूछा अच्छी फसल किस बात पर निर्भर करती है, तो किसान ने उत्तर दिया अच्छी फसल मौसम, वर्षा और सही बीज पर निर्भर करती है। यदि बीज सही नहीं है, वर्षा हो गई और मौसम भी ठीक है तो अच्छी फसल नहीं होगी। यदि बीज अच्छा है, बारिश नहीं हुई तो भी काम खराब हो जाएगा। और जो है यदि हमने मौसम के अनुकूल बीज नहीं बोया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। आगे है, मैं किसान को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो लिखेंगे किसान को मौसम की अनिश्चितता, मतलब मौसम कभी बदल जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। बेमौसम बारिश हो जाती है ना, बेमौसम कई बार बारिश हो जाती है। ठीक, तो भी वो समस्या हो जाती है। कई बार बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। पानी की कमी जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें किसानों के प्रति क्या करना चाहिए, हमें किसान का जो अन्न होता है उसका सम्मान करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। किसान ये कह रहा हो, साथ ही किसान का भी सम्मान हमने करना है, क्योंकि वो हमारे लिए फसल उगाते हैं, उसी फसल को हम खाते हैं जीवन पूरा साल भर, और जो हम अपना भरण पोषण करते हैं। तो ये था बच्चों हमारा पेपर। अब देख लेते हैं कि इनसे संबंधित क्या प्रश्न थे। चलिए वापिस चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो बच्चों जो अभी हमने प्रश्न किए हैं रचनात्मक कार्य से संबंधित, तो ये प्रश्न यहाँ पर दिए गए आप देख पा रहे। प्रश्न 12, प्रश्न 13, वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इस संबंध में हमने पोस्टर तैयार करना है, 1-2 उपाय भी लिखने हैं, वो हमने कर ही लिए। यहाँ पर दिया गया कि आप अपने विद्यालय की पत्रिका के पत्रकार हैं, आप किसान का साक्षात्कार कर रहे हैं, 70 शब्दों में लिखना है, तो ये भी हमने कर लिया। तो ये थी बच्चों हमारी कक्षा 7वीं की हिंदी के पेपर की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको प्रश्न पत्र सही लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बच्चों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देखकर जो है फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन अंत में आप जो है सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप पूरी वीडियो देखिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही आप बेल आइकन के बराबर में
ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।